नमस्कार, सांसद से संवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। सांसद से संवाद की इस कड़ी में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे सांसद से जिन्होंने अपने छात्र जीवन के दौरान ये सोचा था कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए और कोशिश भी की, लेकिन नियति ने उन्हें जो लेकर के गई वो चिकित्सा के क्षेत्र में लेकर के गई। और आप विश्वास मानिए कि 30 साल डॉक्टर पेशे में रहकर 30 साल बतौर डॉक्टर लोगों की देखरेख, लोगों की सेवा कार्य जो उन्होंने किया, और उनका यही मिलनसारिता का भाव, उनकी यही सेवा भावना उन्हें संसद तक लेकर के आई है। आज सांसद से संवाद की इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार के गोपालगंज से जेडीयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन। बहुत बहुत स्वागत आलोक जी लोकसभा टीवी की तरफ से। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब जब हमने आपके बारे में पढ़ा कि कैसे 30 साल आपने डॉक्टरी रहते हुए आपने अपना काम किया और उसके बाद आपके अंदर का जो सपना था वो साकार हुआ और आप आज बतौर सांसद अपनी सेवाएं दे रहे हैं। समझना चाहेंगे सबसे पहले आपके फैमिली बैकग्राउंड को। क्या आपके परिवार में कोई राजनीति से किसी का जुड़ाव रहा क्या? मेरे परिवार में राजनीति से किसी का कोई जुड़ाव नहीं है। परिवार का मैं पहला व्यक्ति हूँ जब मैंने पढ़ना शुरू किया, और पहला व्यक्ति हूँ जो मैं राजनीति में आया। उसके पहले मेरी फैमिली की बैकग्राउंड बहुत गरीबी की थी। मेरे पिताजी एक ट्रक ड्राइवर थे, बहुत मामूली सी परिवार था। फिर भी मैंने उसी में गुजारा करके किसी तरह अपनी कुछ मजदूरी करता था, कुछ पिताजी के कमाने का कुछ पैसा मिलता था, और उसके चलते मैंने अपनी शिक्षा की शुरुआत की। बाद ज़बरदस्ती मैंने स्कूल में पढ़ने गया, जहाँ मैं पढ़ता था प्राइमरी स्कूल में। हमारे एक टीचर थे, मैं उनको नमन करता हूँ, तो अब वो तो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने हमारी स्थिति देख के और हमारी पढ़ने की लगन को देख के, मेरे पास किताबें तक भी नहीं थी, उन्होंने दूसरे बच्चों से किताबें लेकर हमें देते थे, दूसरे बच्चों से स्लेट लेके देते थे, पेंसिल लेके देते थे, और मैं वहीं से पढ़ाई शुरू किया। मैं पुनः हमारे उन टीचर का नमन करता हूँ जो मुझे, उन्हीं के चलते मैं आज यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ। छात्र जीवन के दौरान ही आपने सोचा था कि आपको राजनीति में होना चाहिए, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 30 साल आपके निकले और आप नेता से पहले डॉक्टर बने? जब मैं मेडिकल कॉलेजेस में था उस वक्त छात्र राजनीति में सक्रिय हुआ जी। कुछ छात्रों की समस्याएं थी, लगता था कि कुछ इसमें भी पढ़ना चाहिए अच्छी चीज़ों के लिए, तो मैं उसमें सक्रिय हो गया। अपनी पढ़ाई करते हुए छात्र राजनीति की मेडिकल कॉलेज तक, मेडिकल कॉलेज पास किया, MBBS की डिग्री ली, फिर MS जनरल सर्जरी मैंने किया। उसके बाद जॉब मिल गई, बिहार सरकार में जॉब की शुरुआत हो गई। जब मैं जॉब में आ गया तो मुझे लगा कि अब मैं इस पेशे में हूँ तो मुझे केवल डॉक्टरी करनी है, तो केवल मैं अपने डॉक्टरी पेशे पर कंसंट्रेट कर गया। 20 साल मैंने बिहार सरकार में जॉब किया। बिहार सरकार में प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड है, इसलिए मैंने जॉब करते करते अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी जारी रखा। जॉब भी मैंने अपनी पूरी निष्ठा से की। जब 20 साल पूरे हो गए तो मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली। हाँ, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके मुझे समाज की सेवा की भी इच्छा रहती थी। मेरा अपने डॉक्टरी के दरमियान भी कुछ समाज सेवाएं करता रहा। ये मेरे छात्र जीवन से दिमाग में था। तो जब जॉब छोड़ के प्राइवेट प्रैक्टिस में जब मैं आया, उसमें थोड़ी अपनी सामाजिक सक्रियता ज़्यादा बढ़ाई, समाज में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ाया, और मैंने एक स्कूल खोला, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाया, जिसमें करीब 100 से 150 बच्चे पढ़ते हैं फ्री, जिनका खर्च मैं उठाता हूँ। और वहीं से मेरा सामाजिक सरोकार बहुत ज़्यादा बढ़ा जी, और जनता के बीच धीरे धीरे जाने लगा। अपना मेडिकल कैंप करना हुआ, लोगों की सेवा करनी हुई। मरीजों बार हैं जो गरीब हैं उनके हिसाब से उनकी सेवा करना, जो सक्षम हैं उनकी भी सेवा करना, जो सक्षम नहीं हैं उनकी भी सेवा करना। इससे हमें जनता का हमको प्यार मिला, और जनता ही ने, पता नहीं क्या दिमाग में आया, जनता ही ने कहना शुरू किया कि आप राजनीति में आइए जी। हमारे बैक ऑफ द माइंड में छात्र जीवन से था कि राजनीति में जाना चाहिए, जनता की सेवा करनी चाहिए, समाज में जो कुछ चीज़ें हैं उसकी पूर्ति के लिए राजनीति में आकर उसकी पूर्ति में
अपना योगदान देना चाहिए। ओके। इसलिए मैं थोड़ा सा सक्रिय हो गया राजनीति की तरफ। मेरे कार्यों को देखते हुए, मेरी पब्लिक में पैठ को देखते हुए जी। हमारे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री, हमारे पूजनीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने मुझे पार्टी में शामिल किया और टिकट उन्होंने दिया, और मैं आज उनके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। आलोक जी, पारिवारिक कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं रहा राजनीति का, और उसके बाद राजनीति में आप 30 साल अपने क्षेत्र में सेवाएं देकर आप सक्रिय राजनीति का आज हिस्सा हैं। समझना चाहेंगे राजनीति में आपका आदर्श कौन है? आज के समय में हमारे राजनीति में आदर्श हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी हैं। जी। नीतीश कुमार जी के आदर्शों पर मैं चल रहा हूँ, उन्हीं के आदर्शों को मैं फॉलो करता हूँ, इसलिए कि वो सोचते हैं सबका साथ, सबका न्याय के साथ विकास। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, हमारे मुख्यमंत्री जी का नारा है न्याय के साथ विकास। तो दोनों की मिली जुली स्थिति आ गई तो विजन हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का इतना बड़ा है कि उनके विजन से मैं प्रभावित होकर जी मैं उन्हीं को अपना आदर्श आज के समय में मानता हूँ। आलोक जी, बिहार के गोपालगंज से आप सांसद हैं, बहुत बारीकी से आप समझ पाए होंगे कि लोगों की जो आम लोगों की जो समस्याएं होती हैं वो समस्याएं क्या रहती हैं, क्योंकि आप भी खुद एक सामान्य परिवार से आप रहे हैं। समझना चाहेंगे अपने संसदीय क्षेत्र के विकास को लेकर के आपका विजन क्या कुछ है? हमारा संसदीय क्षेत्र देखिए एक पिछड़ा इलाका है, एजुकेशन की भी कमी है और सबसे ज़्यादा वहाँ बाढ़ की समस्या है। जी। सबसे ज़्यादा मैं प्रायोरिटी पे रखता हूँ कि मैं ऐसा कोशिश करूँ, और कोशिश में लगा हुआ भी हूँ, प्रयास भी कर रहा हूँ, पार्लियामेंट में सवाल उठाकर माननीय मंत्री लोगों से मिलकर कि हमारी क्षेत्र की बाढ़ की समस्या का अस्थायी निदान हो। हर साल बाढ़ से बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है, इसलिए प्रायोरिटी पर है कि बाढ़ की समस्या किसी न किसी तरह उसका अस्थायी समाधान निकले। दूसरी समस्या है रेलवे की। हमारे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज से दिल्ली एवं अन्य महानगरों के लिए कोई लंबी और सीधी ट्रेन नहीं है। उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ कि लंबी दूरी की महानगरों के लिए और दिल्ली के लिए एक्सप्रेस मेल एक्सप्रेस ट्रेन दी जाए। फिर हमारे गोपालगंज कंस्टिट्यूएंसी से लाखों की संख्या में लोग गल्फ़ कंट्री में रहते हैं। वो गोपालगंज गल्फ़ से दिल्ली आते हैं, लेकिन दिल्ली से उनको अपने क्षेत्र में जाने में बहुत दिक्कत होती है। जी। तो वहाँ एक बहुत पुराना कहिए एयरफोर्स का एक हवाई अड्डा है जो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय बना था। ओके। वो आज वैसे ही पड़ा हुआ है, कुछ थोड़ा अतिक्रमण का भी शिकार हो रहा है, इसलिए कि देख रेख उसकी नहीं हो रही है। मैं उस प्रयास में हूँ कि उसको अपना एयरफोर्स से लेके स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाए और स्टेट गवर्नमेंट एक प्रपोजल दे भारत सरकार को, ताकि उसको डोमेस्टिक एयरपोर्ट के रूप में डेवलप किया जाए। इसके लिए भी मैं प्रयासरत हूँ, ताकि गल्फ़ से आने वाले हमारे क्षेत्र के लोगों को और दिल्ली से हम जाने वाले हमारे क्षेत्र के लोगों को उसकी हवाई सेवा की भी सुविधा मिले। और इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी विजन है कि हर ज़िले में एक एयरपोर्ट हो। उड़ान के तहत उनका एक सपना है कि हर आदमी हवाई जहाज़ का इस्तेमाल करे। आलोक जी, समझना चाहेंगे आपसे, भारत एक युवा देश है और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि आजीविका के लिए, रोजगार की तलाश में तमाम सारे युवा बिहार से दूसरे राज्यों में जाते हैं। युवाओं को बेहतर रोजगार मिल सके, बिहार की प्रतिभा को अपने इलाके में बेहतर अवसर मिल सके, इसको लेकर के आपके क्या कुछ प्रयास और कोशिशें रहेंगी? बिहार जब झारखंड के साथ जुड़ा हुआ था जी, तो बिहार में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ थी, लेकिन जब बिहार का बंटवारा हुआ, झारखंड अलग हो गया, तो सारी इंडस्ट्रीज झारखंड के हिस्से में चली गई। बिहार में कृषि के अलावा कुछ नहीं बचा, और बिहार में कृषि है लेकिन उसके साथ साथ इतनी ज़्यादा घनी आबादी है कि उसकी जनसंख्या की तुलना में खेती करने की, कृषि के लिए ज़मीन
कम पड़ जाता जी। है। तो हमारे इस संबंध में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विज़न है कि हम कृषि से ही इतनी पैदावार पैदा करें कि हम एक विकसित कृषि राज्य के रूप में स्थापित हों, और इसमें वो रात दिन लगे हुए हैं जी। इसके प्रयास में उन्होंने जल जीवन हरियाली के तहत प्रयास शुरू किया है। कम वर्षा में भी खेती हो, बेहतर खेती हो वैसे सके। मौसम के अनुसार खेती की जाए, कम पानी में खेती हो, सुखाड़ की स्थिति में भी खेती हो जाए। इसके लिए तरह तरह के हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, रिसर्च करवाया जा रहा है कि खेती कैसे कितना ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए ताकि लोगों की आत्मनिर्भरता बढ़े और पलायन रुके। साथ साथ इंडस्ट्रीज़ के लिए भी लगे हुए हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। केंद्र सरकार से भी उन्होंने आग्रह कर रहे हैं कि हमें दिया जाए, हम ज़मीन दे रहे हैं, ज़मीन देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यहाँ इंडस्ट्रीज़ भी आए, जी बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट यहाँ बढ़े ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिले और युवाओं का पलायन रुके। आलोक जी, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है वहाँ की शिक्षा व्यवस्था का मजबूत होना, वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का बेहतर होना, और बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर इन दोनों की ही पिछले लंबे समय से सुधार की ज़रूरत है। इन दोनों ही क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के आपकी क्या कुछ कोशिशें हैं, क्या कुछ प्रयास हैं व्यवस्था को सुधारने के? शिक्षा के क्षेत्र में तो मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपको बताऊँ कि मैं स्वयं एक कोचिंग संस्थान चलाता हूँ जिसमें लगभग 150 बच्चे पढ़ते हैं, जिसका मैं टोटल खर्च स्वयं बियर करता हूँ। जी। उसी तरह और भी लोगों को सरकार तो कर ही रही है, साथ साथ और भी लोगों को मैं इंस्पायर करता हूँ कि आप भी जो कर सकते हैं अपने स्तर से शिक्षा के क्षेत्र में कीजिए ताकि यहाँ के शिक्षा में बढ़ोतरी हो, और शिक्षा में बढ़ोतरी होगी तो स्वास्थ्य में भी बहुत सुधार होगा। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 साल में काफ़ी कुछ काम किए हैं जी। बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। मेडिकल कॉलेज काफ़ी ज़्यादा संख्या, पहले जहाँ 5-6 मेडिकल कॉलेज थे वहाँ अभी 13 मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ गई, और भी मेडिकल कॉलेज हर एक ज़िले में खोलने का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है और उसमें लगे हुए भी हैं। इसलिए स्वास्थ्य सेवाएँ भी पहले से काफ़ी बेहतर हो रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे मुख्यमंत्री जी काफ़ी प्रगति किए हैं। पहले जहाँ स्कूल में बच्चों की संख्या बहुत कम रहती थी, आज बच्चों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि शिक्षा ये और भी स्कूल खोलने की ज़रूरत महसूस हो रही है, और इसमें और भी स्कूल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खोल रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं सारे एजुकेशन सिस्टम को और स्कूल्स एंड कॉलेजेस को। बिहार की बात करें तो बिहार राज्य में हर घर नल की व्यवस्था हो सके, ऐसे प्रयास सरकार कर रही है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के समन्वय से ये कोशिश पूरी की जा रही है। कैसे देखेंगे, कितना ज़्यादा बेहतर इस क्षेत्र में काम किया जा रहा है? हमारे मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय प्रोग्राम आया। 7 निश्चय प्रोग्राम में हर घर को नल का जल, हर घर को बिजली, हर घर को शौचालय, हर घर को नली एवं गली की शुरुआत हुई। उसके बाद केंद्र सरकार ने भी इस चीज़ों को अपनाया। पहले बिहार में ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुरू किया जा चुका था। उस 7 निश्चय के ही तहत हर घर को जो नल का जल है वो लगभग 80% पूरी हो चुकी है। 20% और रह गए हैं जो बहुत जल्द ही समय से पहले जो टारगेट है उससे पहले पूरी हो जाएगी। बिजली की समस्या बिहार में रहती थी। बिजली की समस्या 2022 तक हम लोगों को पूरा करने का सपना था, लेकिन नवंबर 2019 में ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनके प्रयास से उसको पूरा कर लिया गया। आलोक जी, आपका ये पहला मौका है जब आप संसद में पहुंचे हैं। पारिवारिक चूंकि पृष्ठभूमि नहीं रही है राजनीति की, फिर भी समझना चाहेंगे आपसे संसद का अनुभव आपका कैसा रहा? बात करें शून्यकाल की, बात करें प्रश्नकाल की, या फिर किसी विधेयक पर बोलने के अवसरों की बात करें, तो लोकसभा अध्यक्ष ने ऐसे प्रयास किए हैं कि जो पहली बार संसद में पहुंचे हैं चुनकर उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए, उन्हें बोलने के ज़्यादा मौके दिया जाए। आपके अनुभव को हम जानना चाहेंगे। मैं तो इस बारे में अपने माननीय स्पीकर महोदय श्री ओम बिरला जी का
तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ एवं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतिहास रच रहे हैं। इस 17वीं लोकसभा में हमारे माननीय स्पीकर जी इतिहास रच रहे हैं। 1952 के बाद ऐसा पढ़ने को मिला कि 1952 के बाद पहले स्पीकर हैं जो इतनी कोशिश कर रहे हैं कि देश को समस्याओं का ज़्यादा से ज़्यादा समाधान पार्लियामेंट से हो। और सबसे ज़्यादा मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ एवं अभिनंदन करता हूँ कि नए सांसदों को, हम जैसे नए सांसदों को, महिला सांसदों को बहुत ज़्यादा मौका दे रहे हैं बोलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। इसके लिए मैं उनको पुनः अभिनंदन करता हूँ। और उस बिल पर भी अधिक से अधिक मैं आपको बताऊँ, मैं बिल्कुल नया सांसद हूँ, लेकिन आज इस बार अभी 8 दिन के सेशन में मैं 3 बिल पर और 3 शून्यकाल पर बोल चुका हूँ। ये टोटल हमारे स्पीकर महोदय की उनके जो प्रयास हैं, हाँ, स्पीकर उनका जो प्रोत्साहन है वो वाकई में काबिल तारीफ है। बिल्कुल है, मौका देते हैं, जिसके चलते मुझे इतना मौका मिल पाया। क्योंकि इसी तरह अन्य सांसदों ठीक बात है, क्योंकि 17वीं लोकसभा में हमने देखा कि जो भी सांसद पहली बार सदन में बोल रहे थे तो लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात का उल्लेख किया विशेष रूप से, और सांसदों से भी आग्रह किया कि इनका प्रोत्साहन और इनका उत्साह बढ़ाएं, क्योंकि ये पहली बार बोल रहे हैं। तो इससे प्रोत्साहन तो बढ़ता ही है। लेकिन आलोक जी, मैं जानना चाहूँगा, जब आप बतौर सांसद संसद में पहुँचते हैं तो उसके बाद संसद की अलग अलग समितियों में भी काम करने का मौका मिलता है। आप कोयला और स्टील समिति जो है संसद की, उसके आप सदस्य हैं। कैसा अनुभव है संसदीय समितियों में काम करने का, क्योंकि ये दलगत राजनीति से परे होकर गंभीर विचार मंथन करती है किसी भी विषय पर, वो अनुभव कैसा है आपका? स्थायी समिति का तो सबसे पहला उद्देश्य है और पहला ये कि वो पार्टी से ऊपर उठ के, बिल्कुल पक्ष विपक्ष जैसी कोई बात वहाँ नहीं है। सारे सांसद माननीय सांसद होते हैं और विभागीय अफसर सब आते हैं डिफरेंट विभाग के, उनसे उनकी समस्या सुनी जाती है और उसके निदान के लिए समिति प्रयास करती है और सजेशन भी अपनी देती है। उस विभाग के जितने अफसर्स आते हैं कि आप इस चीज़ को अपने एक गोल फिक्स करें और उसमें उसको अचीव करने के लिए ये काम करें। ये अस्थाई समिति का सुझाव होता है जी। और उस प्रस्ताव को पार्लियामेंट में, संसद में रखा जाता है, जिस सरकार द्वारा भी स्वीकृत की जाती है, जिससे उस विभाग का जिस भी विभाग की अस्थाई समिति होती है उस विभाग को उससे बहुत मदद मिलती है। बिल्कुल, और व्यवस्थाओं में भी सुधार हो सके, व्यवस्था में भी सुधार तो एक अच्छी प्रक्रिया है ये संसद की, बहुत अच्छी प्रक्रिया है स्थायी समिति का होना। बिल्कुल ठीक है। आलोक जी, समझना चाहेंगे आपसे, गोपालगंज से आप सांसद हैं, अपने क्षेत्र के विकास को लेकर के आपकी प्राथमिकताएं क्या कुछ रहेंगी आने वाले इन सालों में? कैसे आप काम करना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता के लिए और अपने क्षेत्र के विकास के लिए? कि मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए सबसे पहले मैं आपको बताया, बाढ़ मेरी प्रायोरिटी है। बाढ़ को रोका जाए जी। रेलवे नई लंबी दूरी की और दिल्ली की ट्रेन शुरू की जाए। मेडिकल कॉलेज का एक मेरा सपना है, मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत भी की गई है। ज़मीन की उपलब्धता कराने पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो भारत सरकार द्वारा, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा वो दी जाएगी। जमीन के प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे माननीय मुख्यमंत्री ऑलरेडी पहले से बना चुके हैं। इसलिए मेडिकल कॉलेज एक सपना है, रेलवे सपना है, बाढ़ का सपना है। ये 3 अगर हो जाता है तो एजुकेशन में हमारी राज्य सरकार पहले से लगी हुई है जी। तो ये व्यवस्था अपने मेरे गोपालगंज की काफ़ी सुधार हो जाएगी और एक विकसित जिले के रूप में स्थापित होगा गोपालगंज आने वाले समय में। बिल्कुल। आलोक जी, एक चीज़ और समझना चाहेंगे आपसे, जब हम बात करते हैं सक्रिय राजनीति की, तो सक्रिय राजनीति में परिवार को ज़्यादा समय देना नहीं हो पाता है। कैसे आप समन्वय बैठाते हैं अपने और परिवार के बीच में? देखिए, मेरा मानना है कि आदमी जहाँ रहे उस विषय में ही ज़्यादा अपने को लगा के रखे। जैसे मैं जब छात्र था जी,
तो छात्र जीवन में मेडिकल की पढ़ाई की, थोड़ी छात्र राजनीति की। जैसे ही मैं डॉक्टर बन के सर्विस में आया और सामाजिक सरोकार से जुड़ा तो केवल डॉक्टर के बारे में सोचा, डॉक्टर मतलब अपने पेशे के बारे में और मरीजों के बारे में सोचा, चिकित्सा के क्षेत्र के बारे में सोचा, उसके अलावा और कुछ नहीं सोचा मैं। उसी तरह मैं राजनीति में आया हूँ तो अपने पेशे को लगभग छोड़ सा दिया हूँ और राजनीति में लगा हूँ कि अपने संसदीय क्षेत्र के लिए दिन रात में लग के कुछ न कुछ दे पाऊँ ताकि हमारा जिला एक विकसित जिले के रूप में स्थापित हो। आलोक जी, स्वच्छ भारत अभियान एक आंदोलन के रूप में पूरे देश में चलाया गया। बात करें बिहार राज्य की तो कितना व्यापक असर इस अभियान का बिहार राज्य में पड़ा, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि खुले में शौच मुक्त का जो भारत का प्रधानमंत्री का जो सपना था, इसकी व्यवस्थाओं को पुख्ता करने को लेकर के क्या कुछ प्रयास किए गए? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, इस सपने के तहत बिहार ही नहीं पूरे भारतवर्ष में एक अलग तरह की क्रांति आई स्वच्छता के संबंध में जी। उसमें बिहार भी अछूता नहीं रहा, बिहार भी इसमें बहुत आगे है। और उसमें माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय के तहत तो इस स्वच्छता अभियान भी है था जो चल रहा है। बिहार इसमें काफ़ी तरक्की किया है। उसी तरह उसी परिप्रेक्ष्य में हमारा संसदीय क्षेत्र भी स्वच्छता के क्षेत्र में पहले से काफ़ी तरक्की किया। आलोक जी, स्वच्छता का सीधा संबंध स्वास्थ्य से भी है और चूंकि आप डॉक्टर हैं तो आप बहुत ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे इस बात को कि हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाना कितना ज़रूरी है। जनसंख्या के लिहाज से समस्याएं निश्चित रूप से ज़्यादा हैं, चुनौतियां भी हैं, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की दिशा में आपके क्या कुछ सुझाव रहेंगे, खासतौर से बिहार राज्य की समस्याओं का आकलन करें तो उस हिसाब से? इसमें मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा और उनका सपना भी है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित हो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सपना है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित हो। डॉक्टरों की संख्या की कमी को देखते हुए ये बहुत ही आवश्यक है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित हो, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाई जाए, नर्सिंग स्टाफ की संख्या बढ़ाई जाए, अन्य हेल्थ वर्कर्स की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि डॉक्टर और जनता का जो जनसंख्या का अनुपात है डॉक्टर और पब्लिक का, वो अनुपात घटे और लोगों की स्वास्थ्य सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकें। आलोक जी, भारत को कुपोषण मुक्त बनाना ये सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और इस अभियान को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के सभी सदस्यों से अपील की कि अपने अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर के कुपोषण के खिलाफ जागरूकता अभियान को चलाएं। आप खुद चिकित्सक हैं, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कुपोषण मुक्त भारत के महत्व को, क्योंकि स्वस्थ भारत भारत का मजबूत और उज्जवल भविष्य होगा। तो कैसे आप प्रयास करते हैं, खास तौर से स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों की बात करें तो आपका इंटरेस्ट भी रहता है उसमें, लेकिन फिर भी वो सही तरीके से उसका समाधान हो, जो लक्ष्य निर्धारित किया गया उस लक्ष्य को हम साकार कर सकें, उन प्रयासों को बल देने में आपकी कोशिश कैसी? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एवं हमारे माननीय स्पीकर साहब श्री ओम बिरला जी के निर्देश पर कुपोषण हर एक संसदीय क्षेत्र में इसके कुपोषण का अभियान चलाया जा रहा है ताकि कुपोषण को जल्दी से जल्दी इस देश में कम किया जा सके। हर सांसद इस प्रयास में लगे हुए हैं। मैं भी अपने क्षेत्र में कुपोषण के संबंध में प्रयासरत हूँ कि इसको कैसे कम किया जाए, कितना जल्दी कम किया जाए। इसके लिए कृषि एक आधारित हमारा राज्य एवं हमारा क्षेत्र कृषि आधारित है, इसलिए हम लोग सबसे ज़्यादा कृषि पर ध्यान दे रहे हैं ताकि कृषि की पैदावार बढ़े और कृषि में ही लोगों को रोजगार मिले, रोजगार पैदा हो, ताकि रोजगार मिले तो कुपोषण की कमी आएगी। बिल्कुल ठीक है। आलोक जी, इस वक्त जो तमाम सभी दर्शक आपको देख रहे हैं, खास तौर से बिहार की जनता और आपके संसदीय क्षेत्र गोपालगंज के जो दर्शक आपको देख रहे हैं इस वक्त, क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लोगों के लिए? सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र की जनता को आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और
मैं उनको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने प्रयास से कोशिश करूँगा कि अपनी जनता की समस्याओं को, ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं को दूर कर सकूँ, और उसके लिए मैं दिन रात लगा हुआ हूँ। मैंने बिल्कुल अपने डॉक्टरी पेशे को छोड़ के 24 घंटे राजनीति की सेवा में लग गया। राजनीतिक रूप से मैं सक्रिय हो गया हूँ और इसमें चाहता हूँ कि हमारी क्षेत्र की जनता की जो भी समस्याएं हैं उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा दूर कर सकूं। आलोक जी, लोकसभा टीवी की तरफ से भी आपको बहुत शुभकामनाएं। आपका ये प्रयास, हमारा ऐसा विश्वास है कि वो बिहार को और साथ ही साथ आपके संसदीय क्षेत्र गोपालगंज को भी विकास के पथ पर आगे लेकर के जाएगा। आपने समय निकाला, हमारे साथ आप जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे मौका दिया। तो बिहार के गोपालगंज से जेडीयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के साथ हमने बातचीत की और इसी के साथ सांसद से संवाद की इस चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।